हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पे। इस चैनल पे आपको मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन होगी आपकी IIT JEE एंड नीट की। और मैं फाउंडेशन फैकल्टी फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर्स को लेके। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं आपसे कहूं कि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है ना, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग को मिलेगा। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम PDF, मतलब जो भी आपका टॉपिक वाइज वीडियो होगा जिसमें भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होंगे उसका PDF फॉर्म में आपको लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा उसी DPP का सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, नाउ इसके बाद चैप्टर वाइज MCQ। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद अब उस चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा। नाउ उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन। हम लोग यहां पर वीकली लाइव सेशन करेंगे जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग वहां पर क्लियर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का एक वीकली टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा, आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, नाउ उसके बाद गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपका जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, NSTSC हो गया, ये जो सारे एग्जाम्स हैं ये कब होंगे, उनका पैटर्न कैसा होगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इनके भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आएगा चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट में रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा यहां पर। एंड लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। यहां पर भी आपको मौका मिलेगा अपने आप को एसेस करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपन यहां पर आपका टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटीज, तुम ये बताओ, आप लोगों ने सुना होगा ना स्केलर क्वांटिटीज किसे बोलते हैं? नहीं सुना है तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब तुम बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है, उसका अमाउंट है ना, उसकी वैल्यू को कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल, मैंने कहा किसी का अगर मान लो मुझे मास बताना है ना, मैंने कहा कि भैया मुझे 1 kg, अगर मान लो मुझे किसी शुगर की बात करें तो शुगर 1 kg है ना, मतलब उस शुगर के मास को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं बात करूं मेरी हाइट, तो अगर मुझे अपनी हाइट बतानी है तो मुझे सिर्फ वैल्यू की बात करनी होगी। मतलब अगर मुझे अपने हाइट को डिस्क्राइब करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। मैं बोलूंगा मेरी हाइट जो है वो आपकी 6 फीट है कि नहीं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। यहां पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरे हाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको, मास, हाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर प्लेस। मैंने बोला यार तुम्हारा जो घर है वो 10 किलोमीटर पे है ना, तो मुझे अगर डिस्टेंस बताना है तो वहां पर सिर्फ वैल्यू से काम हो जाएगा ना,
इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मैंने यहां पर दिए भी हुए हैं, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तुम बताओ, अगर मान लो हमें बुखार हो गया है तो मुझे अपना टेम्परेचर देखना है, तो मैंने कहा भैया मेरा टेम्परेचर है 100 डिग्री, ठीक है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा टेम्परेचर है, तो सिर्फ वैल्यू से काम हो गया ना मेरे बॉडी का टेम्परेचर डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, तो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, है ना। इनके अलावा और भी होती हैं, ठीक है, आपका हो गया टाइम, ठीक है, स्पीड, वर्क, ये सब क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना फिजिक्स में, जितनी भी क्वांटिटीज मिलेंगी आपको बताना होगा कि ये क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर है कि वेक्टर है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। नाउ अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत है। मतलब सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड बताओगे तो वो इनकंप्लीट डिस्क्रिप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्शन अगर इंक्लूड कर दूं तब जाके उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन माना जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मैंने कहा यार किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, तुम बोलोगे हां ठीक है 20 न्यूटन लग रही है, वैल्यू तो बता दी, किस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स ये तो बता दो, है ना। मतलब अगर मैं सिर्फ फोर्स की वैल्यू बताऊं, मैग्नीट्यूड बताऊं, तो वो अभी इनकंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ना। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मतलब वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। फिर एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट होगा वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट को भी अगर समझाना है तो उसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि इस तरफ शॉर्टकट है आपका, है ना, और वैल्यू तो होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ऐसी आपका होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप क्वांटिटीज आगे चल के पढ़ोगे जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज का तो ठीक है, यहां पर डेफिनेशन मैंने बोल भी दिया है और यहां लिखा भी हुआ है कि वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, है ना। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन इन एडिशन टू दिस, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, इसके अलावा उस क्वांटिटी को वेक्टर के लॉज को भी फुलफिल करना चाहिए। अब क्या होते हैं वेक्टर के लॉज, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। मतलब वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं एडिशन के, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उस लॉ को भी फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा तो वेक्टर नहीं होगा, है ना। जैसे हम बात करेंगे आगे चल के करंट को लेके, इलेक्ट्रिक करंट को लेके। इलेक्ट्रिक करंट का हम कहते हैं कि भैया मैग्नीट्यूड होता है, हम कहते हैं 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, ये करंट की वैल्यू तो है और उसका डायरेक्शन भी होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में फ्लो करता है वो। लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो वेक्टर के लॉज को फुलफिल नहीं करता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, है कि नहीं। तो जो मैंडेटरी कंडीशन है कि वेक्टर को लॉस को भी फुलफिल करना होगा, और ये जो एग्जांपल लिखे हैं ना, ठीक है, ये लॉस को फुलफिल करते हैं।
ठीक है, तो क्या होती है लॉज, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर जाग रही होगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपका वो पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ अब यहां पर हम बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा होता है आपका एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम कहते हैं वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी एरो, किसी भी एरो से हम शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, जिसमें जो एरो हेड होगा, एरो का जो हेड होगा वो शो करता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, और एरो की जो लेंथ होती है उसको क्या माना जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे देखो मैंने कहा कि ये रहा आपका एक वेक्टर, ठीक है, ये देखो ये एरो है, इसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। क्या कहते हैं, टेल। ठीक, तो ये जो हेड है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। देखो ये एरो मैंने ऐसे बनाया, मतलब उस क्वांटिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। मान लो ये फोर्स को शो कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हेड शोज डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन शो करेगा, शोज डायरेक्शन। ठीक, क्लियर है कि नहीं। और ये जो आपका एरो की जो लेंथ होगी, लेंथ ये शो करेगा इसका मैग्नीट्यूड। मतलब मान लो कि ये जो आपका फोर्स है, ये मान लो फोर्स वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो हम इस एरो की लेंथ को क्या मान लेंगे, 20 न्यूटन। मतलब हम इसके लेंथ को इन प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मान सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, नाउ अब एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे शो करते हैं उसकी बात सुनना ध्यान से। हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप किसी भी लेटर से शो कर सकते हो जो उसके लिए असाइन किया गया है, लेकिन उस लेटर के ऊपर क्या लगाना होगा, एरो, है कि नहीं। क्या लगाना होगा, एरो। ठीक है, मैंने कहा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी को शो करने के लिए क्या बनाया गया है आपका, लेटर v। तो हम क्या करेंगे, v के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी भी लेटर से शो कर सकते हैं जो उसके लिए असाइन किया गया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली आपका जो फोर्स है उसके लिए लेटर क्या बनाया गया, f, तो आप f से शो करो लेकिन उसके ऊपर क्या लगाओ, एरो। इज इट क्लियर, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर क्वांटिटी को आप लेटर से शो कर सकते हो जो उसके लिए असाइन किया गया है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना होगा, एरो लगाना होगा। ठीक है, और उस वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस, मॉड बोलते हैं, मॉड, एक स्पेशल आपका ब्रैकेट है मॉड, ठीक है, इसका जो मॉड होगा, ठीक है, ये क्या शो करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। मान लो मैंने कहा कि वेलोसिटी किसी बॉडी की है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, मैग्नीट्यूड होगा ये, है कि नहीं। तो आप बताओ, मैं बोलूंगा ना ऐसा कि v वेक्टर का मॉड ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो अगर किसी की वैल्यू, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करना है तो आप क्या करेंगे, उस v वेक्टर का, मतलब उस वेक्टर का मॉड ले लेंगे,
मैंने कहा कि फोर्स की वैल्यू मान लो 50 न्यूटन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ वेक्टर का मॉड ये है आपका 50 न्यूटन, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। नाउ अब सुनो, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे शो करेंगे, उस वेक्टर के मॉड से, बट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, कौन इतना करे कि ये लिखे, एरो लगाए, मॉड लगाए, फिर ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग सिंपल एफ से भी शो कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मतलब अगर किसी लेटर पे एरो नहीं लगा हुआ है, सिंपल लेटर है वो, तो वो भी उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, है कि नहीं। जैसे ये लिखो या सिंपल v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिखो, बात बराबर ही है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको ऐसा लिख देते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो जो मैंने लिखा, जो मैंने बोला है वही यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड बाय एनी लेटर which is assigned to that quantity but having arrow on it. Example, velocity v vector, force f vector, ठीक, and magnitude of any vector is represented by modulus of that vector and it is always positive. Yes, है ना, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना यार, ठीक है। मान लो कहीं पे बोलता है कि यार फोर्स की वैल्यू -20 न्यूटन है, तो उसका मैग्नीट्यूड 20 है, माइनस तो बस ये बता रहा है कि उसका डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में हम वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव बोलते हैं। तो -20 का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि फोर्स की वैल्यू 0 से भी कम होगी। भाई फोर्स की वैल्यू BC है, ठीक है, माइनस इसलिए लगा है बिकॉज का डायरेक्शन ऑपोजिट है और कुछ नहीं है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की, कितने प्रकार के होते हैं आपके वेक्टर्स, हम उनकी बात करेंगे। तो पहले आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो पहला वेक्टर आपको दिख रहा है यहां पर पैरेलल वेक्टर्स, है ना, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स किसे बोलेंगे, हम कब कहेंगे कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ऑब्वियस सी बात है जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा यार, है ना। तो अगर कोई दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। सिंपल, आप देखो ये A B C इन तीनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, दैट इज टुवर्ड राइट। इनका मैग्नीट्यूड देखो अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सबका सेम है, तो हम कहेंगे ना कि A B C ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है यहां पर, टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो सेकेंड टाइप जो है दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो एंटी पैरेलल, ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है उन्हें कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ठीक है, तो आप देखो इसका डायरेक्शन टुवर्ड राइट है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट है, तो आप बताओ ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। भले इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, है कि नहीं। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर इसमें आपका डायरेक्शन इस तरफ है तो ये B के ऊपर जो एरो बनाया है वो भी इस तरफ होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये जो लेटर के ऊपर एरो बनाते हैं ना वो हमेशा टुवर्ड राइट ही होता है, ठीक है। लेटर के ऊपर का एरो कभी डायरेक्शन शो नहीं करता उसके वेक्टर का। जैसे मान लो कि वेक्टर ऐसा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहां पर A में
एरो ऐसा लगाएं ना, ठीक है। यहां पर एरो जो लगेगा वो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि ये तो एक सिंबल है ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो यही बात मैंने कहा आपसे यहां पर कि अगर कोई दो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अगर ऑपोजिट है तो हम कहेंगे वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक, चलो। तो ये हो गया आपका सिंपल, ठीक है, सेकेंड। नाउ अब देखते हैं थर्ड, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो ना यार, मुझे कोई दो वेक्टर्स को इक्वल बोलना है। अब वेक्टर्स को इक्वल बोलना है मतलब वो हर सेंस में इक्वल होना चाहिए, और वेक्टर में दो सेंस होते हैं ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अगर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम कहेंगे ना वेक्टर्स इक्वल हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। ठीक, आप देखो दोनों का डायरेक्शन सेम लिया मैंने और दोनों की लेंथ मैंने सेम मानी है ना, देखो। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है, टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इक्वल वेक्टर्स। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप लोग पॉज कर करके कॉपी करते जाना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम। क्या सेम? इनिशियल पॉइंट सेम। अगर कोई वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखो, आप बताओ ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, आप बताओ तीनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वो तो सेम है ना यार। तो इन्हें क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, या इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर्स भी कहते हैं इसको हम लोग। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यहां भी देखो, कोप्लेनर वेक्टर्स, को का मतलब सेम। क्या सेम? प्लेन सेम। तो अगर कोई दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां पर ध्यान से, मैंने कहा तुम ये बताओ, ये जो बोर्ड है ये भी तो एक प्लेन ही है ना, तो आप बताओ ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, आप बताओ यहां पर चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं? इनिशियल पॉइंट भी अलग अलग है, लेकिन चारों का प्लेन तो एक ही है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब इनका सरफेस तो एक ही है ना, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये होंगे आपके कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, ये हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अब देखो, यूनिट का मतलब ही होता है वन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहां पर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी मतलब 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यहां पर मान लें कि ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, तो उसको शो करने का तरीका अलग बनाया गया है। मतलब वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है
तो उसको हम लोग लेटर के ऊपर एरो लगा के शो नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, लेटर लिख करके ऊपर कैप लगाते हैं, ए कैप। तो अगर किसी लेटर के ऊपर कैप लग गया है, समझ जाना वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन, ठीक है, तो फोर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, एफ कैप का मॉड कितना है, 1 है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग बनाया गया है, यहां पर एरो की जगह पर कैप का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मुझे किसी वेक्टर से मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हो, है कि नहीं, अगर आप किसी वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हो तो जो वेक्टर मिलेगा उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वेक्टर गेट डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टिंग वेक्टर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, है ना। और इसका जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, आगे चल के, मतलब आई थिंक आपका 4th या 5th वीडियो में आपको मिलेगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पर मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन दूंगा, है कि नहीं। अभी आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो भी वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, मतलब वो कौन सा वेक्टर हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ, है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट जीरो वेक्टर। अब ये बताओ यार, जीरो वेक्टर या इसको हम कहते हैं नल वेक्टर, भी यहां लिखा हुआ वैसे हुआ है नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीरो वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो, है ना। मान लो किसी के ऊपर फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, है ना। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, मान लो किसी की वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी वेक्टर इज अ 0 वेक्टर। किसी की एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ 0 वेक्टर, है कि नहीं। तो सिंपल, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है कि नहीं, ठीक है। और तुम ये बताओ कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या हम उसका डायरेक्शन बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। कैसे, देखो मैंने कहा कि यार कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो तुम क्या उसको एरो से शो कर पाओगे, भैया एरो से अगर शो करना है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ हो जाएगी ना इसकी, और अगर कुछ ना कुछ लेंथ होगी तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी ना, लेकिन उसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो आप इसको किसी एरो से शो कर ही नहीं पाओगे। तो आप बताओ हम कैसे बोल सकते हैं किस तरफ डायरेक्शन होगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, कहां होगा, मतलब जीरो वेक्टर का आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, है कि नहीं, ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर नाउ, अब इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। देखो नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं, तो मेरी बात को सुनना, देखो नेगेटिव वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव, ठीक है, तो सुनना ध्यान से। तुम ये बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कौन होगा, तो इसका नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो इसके ही बराबर होगा लेकिन उसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा। तो ये देखो, अगर मान लो ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो आप देखो ये बी वेक्टर का डायरेक्शन इसके ठीक ऑपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है।
तो हम कहेंगे कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इज इट क्लियर? तो मैंने यह कहा कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एज द गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन आर ऑपोजिट, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर उस गिवन वेक्टर का क्या है? नेगेटिव है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लो इसका मैग्नीट्यूड आपका 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना लोगे आप? 2 लोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका नेगेटिव वेक्टर। ओके, अब इसके अलावा और भी होते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स। तो ये सारे वेक्टर्स जो होते हैं ना, वो हम इन बिटवीन चैप्टर्स पढ़ते हैं। जब फिजिक्स के आगे चैप्टर्स जब बढ़ेंगे ना, तो वहां पर चैप्टर्स के बीच में आपके और भी आएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लेकिन जो बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं ना, वो मैंने आप लोग को बता दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान देना। अगर मान लो मैं ये कहूं कि वेक्टर, कोई वेक्टर आपके पास है और उसको अगर आप मूव कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, तो वेक्टर में कोई चेंज आता है क्या? ठीक है, तो सुनना ध्यान से। अगर आप देखो यहां पर ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई वेक्टर है ऐसा, देखो, ठीक है, ये वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को मैं अलोंग द सेम लाइन मूव कर दूं, ठीक है, तो आप बताओ, ये वेक्टर को मैंने मूव कर दिया, यहां लेके आ गया, ठीक, तो आप बताओ क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आएगा? मतलब एरो की लेंथ में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं। क्या इसका डायरेक्शन अफेक्ट हुआ? नहीं। पहले भी था टुवर्ड राइट, अब भी है टुवर्ड राइट। तो आप बताओ, यहां पर इस वेक्टर में कोई चेंज आया क्या इसके मुकाबले? नहीं ना। तो अगर आप किसी वेक्टर को अलोंग द सेम लाइन मूव करते हो, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वेक्टर को पैरेलली मूव करते हो, पैरेलली, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इसको आपने पैरेलली मूव कर दिया, मान लो यहां पर कर दिया आपने, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब तो आप बताओ, क्या इसका डायरेक्शन अफेक्ट हुआ? नहीं। ये भी अभी भी टुवर्ड राइट ही है। क्या इसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, है ना। मतलब यहां पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? मतलब अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब देखो, अगर मान लो मैंने वेक्टर को रोटेट कर दिया बाय 360 डिग्री, एंड आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन, क्या इसके लेंथ में कोई चेंज आया? नहीं। क्या उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आया? नहीं। तो मतलब वेक्टर में कोई चेंज आएगा? नहीं, है कि नहीं। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैंने वेक्टर को, ठीक है, मान लो 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, अब वेक्टर में कोई चेंज आएगा? यस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन अफेक्ट हो गया है ना, अब, है ना। तो यहां पर वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो बात कही है वो मैं लिखता हूं यहां पर, इफ वी मूव एनी वेक्टर along the same line or along the parallel line, ठीक है, then vector will remain same, ठीक है।
ठीक है। नाउ एक और बात मैंने बोली थी, इफ वी रोटेट एनी वेक्टर बाय 360 डिग्री then vector will remain same. Vector will remain same. Is it clear? ठीक है, तो ये चीज होती है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी वेक्टर के बीच में, कोई दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल बताना है, तो आप वो एंगल कैसे बताओगे, ठीक है। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर देखो, अगर आपको कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ये रहा आपका वेक्टर ए, ठीक, ये रहा आपके पास वेक्टर बी, है ना। दो वेक्टर हैं, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। मुझे इनके बीच में एंगल देखना है, तो सुनना ध्यान से। अगर आपको कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, तो आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर के टेल को मिलाओगे बिना कोई चेंज लाए, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो, आप बताओ, इस वेक्टर को अगर हम पैरेलली मूव करें तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। फिर अलोंग द सेम लाइन मूव करें तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो आप बताओ, इसको ऐसे करके ऐसे ला सकते हो ना, मतलब इसको ऐसे मूव किया, कोई चेंज नहीं आएगा। अलोंग द सेम लाइन मूव करोगे तो आप बताओ, दोनों के टेल को मिला दिया ना मैंने। आप बताओ, इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका भी है ना, टुवर्ड राइट, ये भी टुवर्ड राइट, और जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, इसी को ही मैंने ऐसे करके ऐसे मूव कर दिया है। तो आप बताओ, दोनों के मैंने टेल को मिला दिया ना मैंने, तो अब जो इनके बीच का एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा ना, थीटा, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। तो अब जरा ये बताओ मुझे, अगर मान लो मैंने कहा तुमसे कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। अब बताओ, इन पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो दोनों के टेल को मिलाओगे ना आप। तो आप बताओ, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो ना इसमें मिलाने के लिए, तो जब दोनों के टेल को मिलाओगे पैरेलली मूव करके, तो आप बताओ, इन दोनों, ये देखो, ये दोनों वेक्टर है, इसको पैरेलली मूव कर दिया, अब दोनों का टेल मिल गया। अब बताओ, इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा क्या, नहीं। मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है कि नहीं। वहीं अगर हम एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें, तो ये देखो, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मुझे ये एंटी पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, मुझे इनके बीच का एंगल देखना है, तो आप बताओ, ये वेक्टर है, इसको आगे खिसकाओ, या एक काम करो, इसी को ले लो, इसको आगे खिसका सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऐसे मूव कर सकते हो ना, तो इसको ऐसे लाके ऐसे कर सकते हो ना तुम, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो जितना मैग्नीट्यूड ये, उतना ही मैग्नीट्यूड ये, ठीक है। हल्का सा छोटा लग रहा है अपने को, लेकिन ठीक है। यही वाला यहां पर आ गया है, तो अभी इसका डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट था, अभी भी इसका टुवर्ड लेफ्ट है, जो इसकी लेंथ वही इसकी लेंथ। तो अब बताओ, दोनों के टेल मिल चुके हैं, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऐसे आप कोई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। तो यहां पर अपना खत्म होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसका इंट्रोडक्शन भी यहां पर खत्म होता है ना। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स का JEE एंड नीट चैनल है, वहां पर जाना है आपको, ठीक है। वहां पर
आपको सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू आपका IIT JEE, रिलेटेड टू नीट, रिलेटेड टू फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर फाउंडेशन कोर्स में आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो फिजिक्स, जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको यहां पर चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें और ऐसा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, तो अंत बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यहां से अगर आपको नॉलेज मिला हो, तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।